नमस्कार बच्चों। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने हमारे प्राइमरी डेटा की कुछ मेथड्स, उनके कलेक्शंस के बारे में बात कर ली थी। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और अच्छी बात यह है कि पिछली बार हमने जिन चीजों के बारे में बात कर ली वहीं से हम इसको शुरू कर देंगे ताकि हमारी वो कंटिन्यूशन के अंदर वो चीजें आ जाए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, और इन सारे मेथड्स के अंदर हमने देखे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर ली थी, और जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि वन बाय वन एक एक जो है वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, और डायरेक्टली हम जैसे हम एग्जांपल लेते थे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने का, तो हम खुद जाकर के इंस्टीट्यूट में वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट। सेकेंड हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो आज हम बात करेंगे हमारे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और ये जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है वो इसको एक डेफिनेशन के तौर पे हमने उस दिन ले लिया था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर हम डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, यानी जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है या जहां से हम जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि हो क्या रहा है कि हम उसको जानने वाले लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स वी gathered some information from the people who are directly or indirectly in touch of that informants. सपोज इसके बारे में हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि हम अगर बात करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके नहीं पूछते हैं कि भाई बताइए आप अच्छे हो या नहीं है, बल्कि उस पॉलिटिकल पार्टी को जानने वाले लोगों से हम बात कर लेते हैं कि भाई आपकी इस बारे में क्या राय है। तो ये इसमें क्या होता है कि वन बाय वन नहीं होता, बल्कि हम एक ग्रुप के अंदर बात करते हैं कि खूब सारे लोगों से हम बात करते हैं, तो हमें जानकारी जो मिलती है उसको हम डेटा के रूप में हमारे पास में रख रहे हैं। इस जो तरीका है इसके कुछ हमारे पास में फायदे हैं। फायदा क्या है? सबसे पहला वाइड कवरेज, यानी एक साथ हम बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। हमें इंडिविजुअली एक एक के पास नहीं जाना, बहुत सारे कवरेज एरिया हम इसको इजीली कवर कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, यानी जब हमें हर एक बंदे के पास जाना नहीं है, डेटा कलेक्ट करना नहीं है, तो होगा क्या, हम कम समय के अंदर और कम पैसा खर्च किए हुए ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे दो इसके मेरिट्स। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, और नुकसान क्या है? नुकसान वही है जो हम अक्सर इसके बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहली चीज जो नुकसान की है वो है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। चूंकि किसी भी जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए वहां नहीं जाकर हम दूसरे लोगों से वहां उसके बारे में पूछते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सीधी सीधी जानकारी नहीं मिलती। अगर हमें सीधी सीधी जानकारी नहीं मिलती है तो उस जानकारी में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि वो सही है या नहीं। ओके, तो पहली चीज इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज लैक ऑफ एक्यूरेसी है, यानी कि चूंकि डायरेक्ट या पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो जो बंदा हमें जवाब दे रहा है उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, या उस वो जो पूरी संरचना उसके बारे में, हो सकता है कि उसकी जानकारी सही ना हो, एक्यूरेट ना हो। वो वही बता रहा है जो उसके नॉलेज में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे उन चीजों के बारे में सारी जानकारी हो। तीसरी चीज है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हमने एक से पूछा भाई आपको ये बंदा कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। किसी और से पूछा गया, अरे नहीं 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 वो तो बहुत बकवास आती है। किसी तीसरे से पूछा, उसने कहा ठीक है यार ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास में क्या है, जो आंसर हमारे पास मिले, यानी जो डेटा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है वो इंसान अलग अलग है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड इंफॉर्मेशन। बायस्ड इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो इंसान हमें जानकारी देते हैं वो अपनी बायसनेस अपने साथ रखते हैं, यानी वो किसी न किसी बात से इन्फ्लुएंस हुए हुए होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष भाव से जानकारी नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें इसकी डीमेरिट्स में हो गई। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो वो होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से हम जानकारी का एकत्रण करें या डेटा को एकत्रित करें। कॉरेस्पॉन्डेंट का माध्यम क्या हो गया कि हम किसी एक प्रोफेशनल आदमी को
जो इस तरह से जानकारी एकत्रण करने का काम करते हैं, उनको हम अपॉइंट कर लें कि हमारी जगह आप जाकर के हमारे लिए जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो अपॉइंटमेंट है प्रोफेशनल लोगों का, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। अब आप देखें इसमें होता क्या है कि इसमें हम एक लोकल एजेंट या किसी एक लोकल व्यक्ति को सबसे पहले अपॉइंट करते हैं, यानी कि हम उसे कहते हैं कि आप हमारी जगह इंफॉर्मेशन लेना। तो जैसे हम उसको अपॉइंट करते हैं, वो उसकी पहला काम क्या होता है कि उसको ट्रेनिंग देना, यानी हमें उसे बताना होगा कि जब तुम लोगों के बीच में जाओगे तो तुम्हें किस तरह से सवाल करने हैं, कौन से सवाल करने हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको किस तरह से तुम कलेक्ट करोगे, फिर कैसे हम भेजोगे, ये सारी ट्रेनिंग देना। तो दो चीजें होंगी, फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट, सेकंड इज ट्रेनिंग। तो इन दोनों चीजों से क्या होगा कि एक प्रोफेशनल आदमी तो हमें मिल जाएगा जो ये सारे काम करेगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो जुड़ जाती हैं और वो इसकी मेरिट और डिमेरिट्स बनती हैं। तो चलो हम देख लेते हैं इसकी मेरिट्स क्या है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वाइड कवरेज। बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर हम एक साथ कुछ ही समय के अंदर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। मैं मान लीजिए आपको आपके मोहल्ले के बारे में एक जानकारी चाहिए। अब एक तो ये कि आप हर एक घर घर में जाकर के जानकारी लेके आए, और दूसरा ये कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लिया, मान लीजिए 10 लोग उसके अंदर हो गए और 10 लोग 10 घरों में जाकर के एक साथ वो जानकारी ला सकते हैं। तो कम समय में हमें ज्यादा जानकारी मिल जाती है, यानी हम ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। दूसरा चीज इकोनॉमिकल हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि अलग अलग लोग जो है वो जा रहे हैं। टाइम सेविंग, इकोनॉमिक इन पॉइंट ऑफ व्यू टाइम सेविंग, टाइम बचता है। तीसरी चीज है सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जनगणना है, वो एक स्पेशल पर्पस है, उसके लिए फिक्स क्वेश्चनियर होगा, फिक्स क्वेश्चंस होंगे, और लोगों में ये अवेयरनेस भी है कि इस तरह की एक प्रोसेस चल रही है, तो लोग भी उसको आसानी से जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ स्पेशल पर्पस की चीजों के लिए ही काम में लिया जा सकता है। और चौथी चीज है कंटिन्यूटी। अगर हमें रेगुलर बेसिस पर डेटा चाहिए तो हमारा वो अपॉइंट किया हुआ आदमी जो है वो रेगुलरली हमें डेटा देता रहेगा। अगर वन टाइम चाहिए तो इस तरह के अपॉइंटमेंट से हम बच सकते हैं। अब इसकी डीमेरिट्स क्या है उसके बारे में बात करें। डीमेरिट्स में क्या है, सबसे पहले लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सेम चीज आएगी, आपने 10 फ्रेंड्स को भेजा, 10 फ्रेंड्स ने जाकर के और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और उन्होंने, किसी ने पेपर पे लिख दिया, किसी ने चार्ट बना दिया, किसी ने बार ग्राफ बना करके आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि उन सबको आप क्लब कैसे करें, जोड़े कैसे आप रिजल्ट निकालें। तो ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी सबसे बड़ा इशू है। दूसरी चीज लैक ऑफ रिलायबिलिटी। अब ना तो आप डायरेक्टली जा रहे हैं, ना ही दूसरों से पूछ रहे हैं, बल्कि हो क्या रहा है, आपने एक तीसरे बंदे को बीच में लिया है और वो पूछ रहा है। अब वो जा भी रहा है या अपनी मर्जी से आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो जो डेटा आपके पास आ रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है, ये नहीं पता। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेट है या नहीं है, उसको जो जवाब दिए गए हैं उसने उनको किस तरह से अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है। मान लीजिए उसने पूछा कि क्या आपका घर पक्का है, बताने वाले ने कहा कि हाँ बिल्कुल पक्का है, एक कमरा कच्चा है, बाकी एक कमरा पक्का है। अब उसे समझ नहीं आया कि वो आंसर में क्या लिखे, हाँ या ना, तो वो वहां पर एक बायसनेस है, वो लिख देगा हाँ, जबकि उसका आधा 50% घर जो है वो अभी भी कच्चा है। तो एक्यूरेट डेटा हमारे पास में इस तरह से नहीं आते हैं। चौथी चीज, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप एक अपॉइंट करेंगे एक आदमी को, उस आदमी को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद में फिर उसे फील्ड पे भेजेंगे, तो उसकी सैलरी, उसकी ट्रेनिंग का खर्चा, प्लस वो जब लेकर के आता है डेटा तो वो डेटा की प्रोसेसिंग का खर्चा, वो सारा आपका एडिशनल खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जब हम लेते हैं वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो बेटा हम एक करके क्या ले रहे हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की विधियां हैं ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे थे, उसके बाद में हम ग्रुप में बात कर रहे थे, उसके बाद में हमने क्या लिया कि हमने कॉरेस्पॉन्डेंट को बीच में अपॉइंट किया, और हमारा ये चौथा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपके पास भी कॉल्स आते होंगे कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपको कोई लोन की आवश्यकता है तो आप हमें बताएं। तो ये एक जो तरीका है कि फोन कॉल के जरिए आप अपनी स्कीम्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक वैसे ही फोन कॉल्स के जरिए आप दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते भी हैं। तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू है।
टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर वही फोन कॉल्स को काम में लिया जाता है, और इसके द्वारा क्या होता है कि डेटा जो है वो एक व्यक्ति जो फोन कॉल कर रहा है वो एक ही जगह पे बैठा बैठा कलेक्ट करता है। वेल, तो इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, यानी इसके फायदे क्या है? फायदे ये कि हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को कॉल कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और सिर्फ एक ही जगह नहीं, हम दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों से भी हम जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फिजिकल एरिया है जहां से हमें डेटा को कलेक्ट करना है वो हमारा एक छोटा नहीं होकर के बहुत ही वाइड हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक पड़ता है, हमें सिर्फ एक फोन कॉल करना होता है, और फोन कॉल्स जो है वो काफी चीप है, सस्ती पड़ती है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम वहां जाएं और फिर डेटा कलेक्ट करें। और तीसरी चीज है रिलायबिलिटी, क्योंकि जिस बंदे से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम डायरेक्टली उसको कॉल कर रहे हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हमें जो जानकारी मिलेगी हम आशा करते हैं कि वो रिलायबल होगा, उस पर हम यकीन कर सकते हैं कि वो सही जानकारी होगी। तो ये तीन चीजें हैं जो इसकी मेरिट है, मेरिट या इसके फायदे हैं, वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल और रिलायबिलिटी। बट इसी के साथ साथ इसके डिमेरिट्स भी हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। वो क्या है वो देखें। सबसे पहली चीज, ऐसा एरिया जहां पर फोन कॉल्स उपलब्ध नहीं हो सकती है। फोन उपलब्ध नहीं है, या तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास फोन नहीं है, या ऐसा एरिया जहां पर नेटवर्क कवरेज नहीं है, तो वहां पर आपका ये मेथड काम नहीं करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट अगर हम लें तो विजुअल फीडबैक पॉसिबल नहीं। मान लीजिए आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं, आप कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, और फिर उसके बारे में लोगों की राय जानना चाहते हैं, तो वो सिंपल कॉलिंग से पॉसिबल नहीं है। हालांकि अब हमारे पास में व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बट अगर हम सिर्फ ऑडियो कॉलिंग की बात करें तो वो इन चीजों से पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी डिमेरिट्स हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, यानी हम एक क्वेश्चनियर बनाते हैं। क्वेश्चनियर क्या अभी बताते हैं उसके बारे में आपको। तो हम एक क्वेश्चनियर बनाते हैं और लोगों को मेल कर देते हैं, लोग उस मेल का जवाब देते हैं और उसके आधार पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये क्वेश्चनियर क्या है इसके बारे में बात करें तो क्वेश्चनियर में क्या होता है कि ये क्वेश्चनियर जो तैयार की जाती है वो तैयार की जाती है जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके द्वारा, ठीक है, और फिर लोगों को भेज दी जाती है। ओके, सीधे हम आ जाते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स, मीनिंग ऑफ क्वेश्चनियर पे। वो शायद एक स्लाइड आगे पीछे हो गया। वेल, मीनिंग ऑफ क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि एक पेपर है बेटा, और उस पेपर के ऊपर हमने खूब सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, और उनके आंसर्स जो हैं वो जो रेस्पोंडेंट है यानी जिससे हमें जानकारी चाहिए वो उनके आंसर्स भरता है। तो ये चेकलिस्ट के तौर पे हो जाता है, यस यस, नो नो, इस तरह से हो सकता है। क्वेश्चनियर में हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी डालते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि जैसे इस बारे में आपकी राय बताइए, तो उसमें वो छोटी सी स्पेस छोड़ देते हैं, वो वहां पे लिख भी सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल और कॉमन होते हैं, जिन्हें हर एक से लेने की जरूरत नहीं होती, तो हम सिर्फ इंस्टीट्यूट से लेते हैं। तो उससे बहुत सारी चीजें क्वेश्चनियर में आती हैं। कुल मिलाकर के क्वेश्चनियर इज जस्ट लाइक ए क्वेश्चन पेपर, जिसे जो जानकारी देता है उसके द्वारा ये भरा जाता है, ठीक है। तो अब हम वापस हमारे मेरिट्स और डिमेरिट्स वाले पॉइंट पे चलते हैं कि क्वेश्चनियर को हमने मेल कर दिया। ओके, आप सब लोग अब जिस एरा में जी रहे हैं आप सबके पास मेल आईडी ऑब्वियसली होगा, और हर एक के पास में कुछ ऐसी मेल्स आती होंगी जिनके अंदर जो प्रमोशंस वाली मेल होती है। प्रमोशन वाली मेल का मतलब है किसी चैनल की तरफ से कोई मेल आ गया, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ से मेल आ गया, या आप कहीं शॉपिंग करने गए किसी मॉल में, उन लोगों ने फिर आपको कुछ मेल करना शुरू कर दिया है। तो ये मेल्स जो आपके पास आती हैं उसके अंदर पूछते हैं फीडबैक कैसा था, आपको वहां कैसा लगा, हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, ये सारी चीजें। तो वो एक तरह से यही चीज है कि वो आपको वही चीज जानना चाह रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं और वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। मेरिट्स क्या है, इससे फायदे क्या है? वाइड कवरेज, मेल कहीं पर भी जाई जा सकती है, कितने ही बड़े एरिया को हम एक ही छोटे से मतलब पिन पॉइंटेड टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया वाइड कवरेज। दूसरा है इकोनॉमिकल, यानी कि बहुत आसानी से एक जगह दूसरे जाने की जरूरत नहीं है, मेल भेजना बहुत आसान रहता है, सस्ता पड़ता है। ओरिजिनलिटी, जो डेटा हम चाहते हैं, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भेज रहे हैं
और जो आंसर देने वाला है वो भी उसके अकॉर्डिंगली दे रहा है। तो ओरिजिनल आंसर जो है वो हमारे पास सीधे आता है, फ्री फ्रॉम बायसनेस। वो आदमी जो आंसर दे रहा है उसे नहीं पता कि क्वेश्चंस किसने भेजे हैं, या मतलब वो ये भी नहीं देख रहा कि किस तरह के माहौल उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। वो आराम से बैठा है और अपनी अपनी राय जो है वो लिख रहा है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है मेंटेन सीक्रेसी। मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं वहां जाकर के नहीं बताना चाहती हूँ कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो मैं बिना नाम के अपनी जो है वो उस मेल में रेस्पॉन्ड कर दूंगी, और मेरा राय की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रह जाएगी। तो ये इसके मेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स है लिमिटेड स्कोप, क्योंकि ये मेल के द्वारा डेटा कलेक्शन जो है वो तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान मेल जैसे फीचर्स को यूज करता हो, यानी कि ई लर्निंग हो, उसको वो नेट यूज करता हो, उसके पास जीमेल या वाईमेल या याहू हॉटमेल किसी भी तरह का कोई मेल आईडी हो, और वो इस तरह के जवाब देने का इच्छुक हो। दूसरी चीज है लेस रेस्पॉन्स। मान लीजिए मेरे पास अगर मैं देखती हूँ तो जितने मेल आते हैं, क्वेश्चन से आते हैं, हार्डली ऐसा होता है कि मैं 1 या 2 को रेस्पॉन्ड करती हूँ, क्योंकि और वो भी तभी करूंगी जब मेरा कोई इंटरेस्ट होगा, कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं उसको मेल कर दूंगी नहीं भैया आपका पसंद नहीं आया, या बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुई तो कहती हूँ। बाकी अगर कोई जनरल आ जाता है तो उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बहुत कम लोगों के द्वारा ये रेस्पॉन्स दिया जाता है। तीसरा चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए मैंने 2 प्रोडक्ट खरीदे, एक प्रोडक्ट वो पूछ रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, मैं जवाब किसी दूसरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दे दूंगी, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला कोई भी मेरे सामने नहीं होता है। एंड द फोर्थ वन टाइम कंज्यूमिंग है। मेल डाल दी, मैंने मेल खोली नहीं, महीनों हो गए, उसके बाद कभी दोबारा से मेल आई, फिर वापस जवाब दे रही हैं, तो ये जो चीज है ये बहुत टाइम टेकिंग चीज हो जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं मीनिंग ऑफ क्वेश्चनियर, ये हम ले चुके हैं। सीधे हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे क्वेश्चनियर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस कोई अटेम्प्ट नहीं करता। लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, मान लीजिए 4 पेज का क्वेश्चन है, कौन अटेंड करना चाहेगा? इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी है, कौन से ऑप्शनल है, पहले एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए उसका। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप जितना टफ क्वेश्चनियर बना दोगे उतने कम आपको रेस्पॉन्सेस मिलेंगे। तो ये बहुत सारी और चीजें, हम इसके डिप में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि इन्यूमरेटर के थ्रू मेल ये क्वेश्चनर भरवाया जाए। अभी तो हमने मेल किया, उसके बाद हमने एक बंदे को लिया, वो प्रोसेस को छोड़ के एक बंदे को लिया, उस बंदे को कहा भाई ये क्वेश्चन पेपर ले जा और जा तू अब ये क्वेश्चन पेपर भरवा के ले आ। तो उसके पास एक फिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें वो टिक लगवा करके आंसर लगवा के ले जाता है। इससे फायदा ये रहता है कि जो अनपढ़ हैं या जो जिनमें ई लिटरेसी नहीं है, वो लोग भी उसका जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। रेस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है क्योंकि वो बंदा हर जगह जा रहा है, और वही ये है कि एक्यूरेट और रिलायबल हो जाता है। बट इसकी डीमेरिट्स वही रहेंगी कि बहुत कॉस्टली पड़ता है, और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है, और लोग इसमें बायसनेस रहती है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम अगर बात करेंगे कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते टाइम, प्राइमरी डेटा का ये लास्ट स्लाइड है, और इसमें हम बात करेंगे कि जब भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें, प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करें, तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि कोई भी इंसान होता है वो अपने चारों तरफ की सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस रहता है। मैं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ तो मैं वहां की कल्चर, वहां की सोसाइटी, उन सारी चीजों के आधार पर मेरी अपनी राय बन जाती है। इसलिए जब भी हम प्राथमिक डेटा कलेक्ट करने के लिए जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस इलाके में जा रहे हैं और किस तरह की डेटा हमें चाहिए। दूसरी चीज, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो 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 बार बार अपनी राय बदलते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, फिर कभी उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है। तो ऐसे लोगों से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि उनके कौन से वाले जवाब को हम सही माने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ध्यान हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते टाइम रखना चाहिए। थैंक यू। आगे का जो हम